हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी मैंने आपके साथ सितंबर के इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स की एक सीरीज को स्टार्ट किया है। पार्ट 1 का कुछ पोर्शन अभी रह गया था, तो आज हम उसी पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, अभी चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से इसका लिंक शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत कर लेते हैं इस आगे के पोर्शन की। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में G20 के बारे में। आज हम G20 के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे। लेकिन बेटा देखिए, ये पॉलिटी की क्लास नहीं है, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स है, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। यानी हम G20 की जो समिट हुए थे उसके हाइलाइट्स देखेंगे फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्लियर बच्चा? चलिए तो देख लेते हैं। ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, यानी 2030 तक जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जितने भी हैं, उनको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया बेटा? रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय। ठीक है, नवीनीकरणीय, जिनका नवीनीकरण हो सकता है, यानी जो बार बार आप अगर यूज कर लेते हैं तो उसके बाद वो दोबारा से बन जाता है। जैसे कि सूरज की रोशनी, हर दिन सूरज की रोशनी धरती तक आती है। नदियां, नदियों का पानी, हवा, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं। जैसे कोयला हो गया, कोयले का नवीनीकरण होता है लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। उसे हम क्या बोल देते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नवीनीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक डबल करने की बात यहाँ पर, डबल नहीं सॉरी ट्रिपल, 3 गुना। कितना बेटा? 3 गुना। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये G20 के जो कंट्रीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है that they'll work toward tripling the global renewable energy capacity by 2030, and you have to remember this point, very important from examination point of view। examination के perspective से बहुत important है ये topics, तो please ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। If met, this single step could avoid carbon dioxide emissions by 7 billion tons between now and 2030। ठीक है, तो एक असेसमेंट किया है किसके द्वारा? IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक असेसमेंट किया है जिसके बाद पाया गया कि अगर ट्रिपलिंग हो जाती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना कम हो जाएगा? तो याद रखेंगे 7 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अब से लेकर 2030 के बीच में कम किया। यानी आज से कंपेयर अगर आप 2030 में करेंगे और तब तक आप अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को 3 गुना कर चुके हैं, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, उत्सर्जन है, वो लगभग 7 बिलियन टन तक कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इट अलाइंस विद ग्लोबल एफर्ट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। आप सभी को पता है ना कि अभी क्या है, अभी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर वो 1.5 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? हम प्रॉपरली मास एक्सटिंक्शन के फेस में आ जाएंगे। अभी हम 6th मास एक्सटिंक्शन में चल रहे हैं, आप सभी को पता है। 6th मास एक्सटिंक्शन जो कि हमारे यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, यानी मानव निर्मित जो भी क्रियाकलाप है उसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी पेड़ों की, प्लांट की, एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो खत्म होती जा रही है, कुछ खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है। तो इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को नहीं होने देंगे, नहीं तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, बहुत सी जो बीच जो आपके समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर हैं, देश हैं, उनके डूबने का खतरा होगा, आइलैंड कंट्रीज को डूबने का खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए 1.5 डिग्री पर इसको लिमिट करने की बात कही है, वो भी हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। और अगर आपको कोई चीज ऐसा लगता है स्टूडेंट्स की आप समझ नहीं पा रहे, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी क्वेरी का जवाब डेफिनेटली दे दूंगी। ठीक है, चलिए। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स। तो यही बात हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स यानी जो आपके जीवाश्म से मिलने वाला फ्यूल है, जीवाश्म से मिलने वाला ईंधन है, उससे क्लीनर फ्यूल की तरफ, यानी स्वच्छ ईंधन की तरफ एक तरीके का ये ट्रांजेक्शन है। बेटा ये पॉइंट्स जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ,
ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, है ना, यानी जीवाश्म से जो ईंधन प्राप्त होता है उसकी बात हो रही है, और उससे लेकर क्लीनर यानी स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ ईंधन, ठीक है, स्वच्छ ईंधन। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। द डिक्लेरेशन एक्नॉलेज दैट करंट क्लाइमेट एक्शन इज इनसफिशिएंट एंड हाइलाइट्स द नीड फॉर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट? 2015 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिसाइड हुआ कि अभी जितना भी पूरा चारों तरफ जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो असर पड़ रहा है, उस असर को कम करने के लिए अभी जो भी चारों तरफ पूरे विश्व में एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, दे आर नॉट सफिशिएंट, और इस सब के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मनी की रिक्वायरमेंट भी है। तो देखिए क्या है, डेवलप्ड नेशंस ने अपने टाइम पर खूब अच्छे से पोल्यूशन किया, फैक्ट्रीज लगी, कोयले का जम के इस्तेमाल हुआ, नतीजा क्या हुआ कि आज के टाइम पर हम क्लाइमेट चेंज को या जलवायु परिवर्तन को देख रहे हैं। आज के टाइम में जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग नेशंस हैं, वो क्या है बेटा, अब अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है लिमिट करिए अपने कार्बन एमिशंस को, लेकिन उसका क्या, जो डेवलप्ड नेशंस अपने टाइम पर, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर पोल्यूशन कर चुके हैं, नुकसान पहुंचा चुके हैं एनवायरनमेंट को, आपके पर्यावरण को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब आपके पास पैसा है, आप पैसा दीजिए, मदद कीजिए, ताकि इस क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी जारी की गई है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत है अगर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। और अगर इस के लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अगर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा बेटा, 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रोका जा सकता है। तो ये पॉइंट तो हमने देख ही लिया था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, यानी वैश्विक स्तर पे खाद्य सुरक्षा और पोषण, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्लोबल मींस वैश्विक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और क्या, पोषण, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की बात यहाँ पर की गई है। देखिए पोषण बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, खाद्य सुरक्षा होना यानी फूड की सिक्योरिटी होना, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान खाली पेट ना रहे, ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द G20 लीडर्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस। अब क्या है, चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, खाने की चीज अगर महंगी होगी तो एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। मतलब बेसिक खाने की बात करें मैं, फैंसी खाने की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई, इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर्स। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप किसी भी शहर में, गांव में, आप स्टूडेंट हैं, आप कोचिंग के लिए जाते हैं किसी शहर में, कोचिंग का जो खर्चा है सो है, उसके अलावा उससे दुगना तिगना खर्चा आपको रहने पर और खाने पे खर्च करना पड़ता है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी को बोलते हैं, यानी आपका जो जीवन यापन करने के लिए जो आपका प्राइस है, जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो खाद्य सामग्रियों का, फूड का, आपका एनर्जी का, यानी बिजली जो है, पानी है, इनका भी बहुत महंगा होता जा रहा है। तो ये सारी चीजों पर G20 लीडर्स ने डिस्कस किया और ये भी डिसाइड किया कि इन सबको कम करने के लिए हम प्रयास करेंगे, ठीक है। द एम टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन कौन सा है? SDG 1 and 2, यही है, हंगर, नो, ठीक है। हंगर और माल न्यूट्रिशन की बात SDG 1 है, 2 है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर बात करी गई है। नो पावर्टी, ये पावर्टी नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा, हंगर नहीं होगा, जीरो हंगर होगा, ठीक है। तो ये सारी बात SDG में भी कही गई थी। एक्नॉलेजिंग दैट ग्लोबल चैलेंजेस लाइक पावर्टी, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स जैसे अभी कोविड आया था, है ना, and conflicts disproportionately affect vulnerable populations particularly women and children। तो देखिए यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, या अभी रिसेंटली इजराइल और हमास की बात करें, जब भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं,
सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होते हैं वो होते हैं वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, दे आर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इनके लिए बात की गई है कि हमें पॉवर्टी पे ध्यान देना है, यानी गरीबी पे ध्यान देना है, क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन पे ध्यान देना है, साथ ही साथ ध्यान देना है पोषण पे। तो ये सारी बातें G20 में डिस्कस हुई थी, ठीक है। चलिए, G20 declaration highlights the human suffering and impacts of the war in Ukraine on global food and energy security। तो देखिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन में बहुत सारा गेहूं होता है ना। तो अब क्या हो गया कि वहां तो वॉर चल रही है, तो उसके बाद से सप्लाईज में, प्रोडक्शन में, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आई है। तो ये भी डिस्कस हुआ कि भाई ये वॉर अब खत्म होनी चाहिए, बिकॉज समझिए आप 2022 में ये फरवरी के टाइम पे शुरू हुई थी, 23 खत्म होने आ रहा है लेकिन वॉर नहीं खत्म हो रही, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका। तो इसको केवल 2 देश ही इसको सफर नहीं कर रहे, या वहां रहने वाले लोग इससे सफर नहीं कर रहे, इससे पूरे इंडिया, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी वहां डिस्कस हुई। G20 लीडर्स कॉल्ड फॉर द फुल टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन रशिया यहाँ पर बहुत अच्छा आपका वीट और राइस, इस तरीके के ग्रेन्स होते हैं, जिससे की सप्लाई यूरोप में जाती है। इसका ये इस इनिशिएटिव को भी नुकसान उठाना पड़ा ड्यू टू दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर, ठीक है। द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी रीच्ड अ हिस्टोरिक कंसेंसस ऑन 2 एस्पेक्ट्स। तो देखिए एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप जो है, यानी कृषि से संबंधित जो वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक कंसेंसस पे पहुंचे, यानी एक नतीजे पर ये पहुंचे हैं, जिसके 2 मेजर पॉइंट्स हैं। डेक्कन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्या है, डेक्कन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी। तो पहला तो खाद्य सुरक्षा के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है, और दूसरा फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, और दूसरा है मिलेट्स इनिशिएटिव, जिसको महर्षि भी कहा गया है। बेटा तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। महर्षि का संबंध किससे है, अगर आयुष दे दिया तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आयुष के साथ उसको संबंधित कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है महर्षि का संबंध मिलेट से है, ठीक है। आपको पता है श्री अन्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, श्री अन्न भी कहा जाता है ना। 2023 मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट्स है, भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन में प्रपोज किया गया था, उसके बाद ये मान लिया गया और 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर की तरह घोषित किया गया। तो मिलेट इनिशिएटिव का नाम महर्षि है, ठीक है, महर्षि। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, महर्षि, श्री अन्न, ये सारी चीजें भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता, नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट, है ना। चलिए, महर्षि की फुल फॉर्म देख लेते हैं, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। मिलेट्स और इसी तरीके के जो भी प्राचीन अन्न है, उनका रिसर्च का एक ये आपका इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर मिलेट्स की रिसर्च हो, या फिर मिलेट से संबंध, मिलेट जैसे और दूसरे प्राचीन अन्नों की बात हो, उन सबके ऊपर रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है महर्षि, ठीक है। चलिए, तो इसका एम क्या है, एडवांस लेवल का रिसर्च, ठीक है। और रिसर्च भी कैसा, ऐसा नहीं कि इंडिया में पूसा कर रहा है, IRI कर रहा है, नहीं, इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट है, US में कोई है, UK में है, जर्मनी में है, जापान में है, फ्रांस में है, जहां मर्जी है पूरी दुनिया में, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, यानी अपने रिसर्च को एक दूसरे के साथ शेयर करके कुछ बेटर बनाने के लिए फूड सिक्योरिटी से संबंधित, ठीक है। एंड जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स, मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, और इसी तरीके के और दूसरे ड्यूरिंग इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023 के दौरान भी और उसके बाद भी। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। G20 लीडर्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, AMIS। तो ये AMIS ये भी आपको याद रखना है। और देखिए बेटा, ये जितने भी मैं आपको करंट अफेयर्स बता रही हूँ, ये केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अपने पास डेफिनेटली इनके आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर दी है, ढूंढना कहीं नहीं पड़ेगा, इन्हीं में से आपका काम हो जाएगा। तो AMIS यानी एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कृषि का जो बाजार है
उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। एंड ग्रुप्स ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, जियोग्लैम। तो दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है जियोग्लैम। जियोग्लैम का मतलब ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशंस एंड ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। तो जियोग्लैम आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? तो दूसरा याद रखना है AMIS, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रख लेंगे, ठीक है। और AMIS जो है उसमें वेजिटेबल ऑयल्स को भी इंक्लूड करने की बात यहाँ पर की गई है। साथ में फूड प्राइस वोलेटिलिटी, यानी अचानक से कभी आपने देखा तेल के प्राइस एकदम बढ़ गए, अचानक किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, तेल के प्राइस स्पेशली पिछले दिनों बहुत बढ़े हैं। तो क्या किया गया है कि अगर इस तरह के प्राइस जो राइज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक वार्निंग सिस्टम भी यहाँ पर डालने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं AMIS को और जियोग्लैम को, ताकि अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो AMIS क्या है? इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है टू एनहांस फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो फूड मार्केट है, खाद्य का जो बाजार है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई है, पारदर्शिता की बात कही है, यानी खाद्य बाजार पारदर्शिता की यहाँ पर बात कही गई है। और दूसरा पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए जो भी पॉलिसी होती है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2011। तो कब लॉन्च किया था? क्या इस बार हुआ है? नहीं, 2011 में G20 मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर की जो मीटिंग हुई थी, ग्लोबल फूड प्राइस हाइक हुए थे 2007-8 में और 10 में, 2007 में, 2008 में और 2010 में। बेटा क्या हुआ था? खाने का जो सामग्री है, खाद्य सामग्री है, उसके पैसे बहुत ज्यादा है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो उसके बाद G20 की मीटिंग हुई थी, एग्रीकल्चर जो G20 ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, उनकी मीटिंग हुई 2011 में। वहां पर इसको बनाया गया ताकि इस तरह के अचानक से जो प्राइस बढ़ जाते हैं फूड आइटम्स के, उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। जियोग्लैम क्या है? ये भी मार्केट ट्रांसपेरेंसी यानी बेटा पारदर्शिता की बात होगी। क्या? पारदर्शिता, ठीक है। तो ये भी मार्केट ट्रांसपेरेंसी से संबंधित ही एक, और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ताकि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में टाइम से प्रोवाइड कराई जा सके। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। जियोग्लैम 2011 में ही इसको भी बनाया गया था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी G20 के दौरान 2011 में, उसके दो अचीवमेंट जो आज भी बहुत कामगर है, जियोग्लैम और क्या है दूसरा है AMIS। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग कमिटमेंट, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग कमिटमेंट क्या होता है? जब आप किसी चीज का प्रण कर लेते हैं। क्लाइमेट यानी जलवायु, फाइनेंस यानी जब उसके लिए आप पैसे प्रोवाइड कराते हैं। तो डिक्लेरेशन एम्फसाइजेस अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कॉलिंग फॉर अ क्वांटम जंप फ्रॉम बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि ये बात करी गई है कि अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट 2015 के ऑब्जेक्टिव को पूरा पाना है तो क्या करना होगा? जो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड आ रही है उसे बढ़ा के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे क्यों कहा जा रहा है, क्यों जबरदस्ती पैसा, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपने क्रिएट की थी। आज अगर डेवलपिंग नेशंस ग्रो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं कार्बन एमिशन रुके, कार्बन एमिशन रुक जाएंगे तो फिर फैक्ट्रीज कैसे लगेंगी? तो और इस तरीके के जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, यानी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उनका अभी लगाना करना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखिए कि आपको अपने यहाँ पर अगर सोलर पैनल्स लगाने तो वो थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, ठीक है। चलिए किलाउआ किलुआ वॉल्केनो, किलाउआ वॉल्केनो कहाँ है, क्या हुआ है, आइए अब इसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो G20 आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई भी प्रश्न रहता है, कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत हुई है तो बेटा कमेंट बिल्कुल करना मत भूलना, ठीक है। डेफिनेटली आपको मैं वो समझा दूंगी। तो किलाउ वॉल्केनो ऑन हवाईज बिग आइलैंड, हवाई आइलैंड में हवाई का जो बिग आइलैंड है वहां पे किलाउ वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है।
किसने बताया? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने। ठीक है, किलाउ वॉल्केनो क्या है? यंगेस्ट है और मोस्ट एक्टिव हवाईयन शील्ड वॉल्केनो है। तो बेटा यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला कि किलाउ वॉल्केनो कहाँ है, तो आप याद रखेंगे हवाई बिग आइलैंड में। ये हवाई आइलैंड है, उसमें जो बिग आइलैंड है वहां पर ये है, यंगेस्ट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शील्ड वॉल्केनो। क्या है शील्ड वॉल्केनो? अभी 2 मिनट रुकिए बताती हूँ। ठीक है, इसे आइलैंड ऑफ हवाई, जिसे बिग आइलैंड भी कहा जाता है, वहां ये लोकेटेड है। इट इज नियर कॉन्स्टेंटली इरप्टिंग फ्रॉम वेंट्स आइदर ऑन इट्स समिट, यानी कैलेड्रा पे या फिर रिफ्ट जोन्स में। तो ये क्या है कैलेड्रा, क्या है रिफ्ट जोन्स? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल मत होइए। देखिए ये बेसिकली ये जो मुंह बना रहता है, अगर वॉल्केनो यहाँ से इरप्ट हो रहा है, ठीक है, वॉल्केनो अगर यहाँ से इरप्ट हो रहा है बेटा, तो इसको आपको क्या बोलते हैं? इसको कैल्डेरा बोलते हैं। यानी किसी भी ज्वालामुखी का मुंह जो होता है उसे कैल्डेरा कहते हैं। रिफ्ट्स का मतलब ये होता है कि अब जरूरी नहीं ना कि लावा हमेशा सिर्फ एक ही यहाँ से निकलेगा, पहाड़ में और भी कहीं कहीं वेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, छेद हो जाते हैं, तो लावा यहाँ से भी निकलता रहता है। तो यानी कहने की बात ये है कि ये जो वॉल्केनो है, किलाउ वॉल्केनो, ये केवल कैलेड्रा से ही नहीं निकलता इसका लावा, साथ साथ रिफ्ट में से भी निकलता रहता है, और ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। अभी मैं ये दोनों चीजें फिर से आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्या है? ये इसका कैल्डेरा है, ठीक है, इसका मुंह है ना? तो किलाउ हैज अ लार्ज समिट कैल्डेरा विद अ सेंट्रल क्रेटर। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा समिट, किसे बोलते हैं बेटा? चोटी को बोलते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा इसका कैल्डेरा है, और जिसका क्या है? बहुत बड़ा क्रेटर है। ठीक है, क्या है बेटा? इसका बहुत बड़ा क्रेटर है। क्रेटर किसे बोलते हैं? ये देखिए, ये जो ऐसा कटोरी जैसा आपको दिख रहा है, इसे क्रेटर बोलते हैं, यानी एक गड्ढानुमा क्षेत्र। ठीक है, चलिए, विच इज अकॉर्डिंग टू हवाईयन लेजेंड्स द होम ऑफ द फायर गॉडेस पेले। तो इसको ऐसा भी मानते हैं कि जो फायर गॉडेस है, यानी हवाईयन जो मैथोलॉजी है उनके हिसाब से मानते हैं कि जो इनकी फायर गॉडेस है, यानी अग्नि की जो देवी है, ये उनका घर है। तो क्योंकि बार बार इरप्ट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली इरप्शंस हो रहे हैं, आग इसमें कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, तो मैथोलॉजी में इस तरह से बोला जाता है। अंटिल 1924 इट कंटेनिंग अ लावा लेक। 1924 तक यहाँ पर इतना इरप्शन था कि लावा की एक पूरी की पूरी लेक थी। ठीक है, क्लियर है बेटा? दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अच्छा देखिए, एक दो चीजें और बताती हूँ। एक होता है मैग्मा, एक होता है मैग्मा, और एक आपका होता है लावा। क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या जानते हैं लावा और मैग्मा के बारे में? कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता है। ठीक है, तो बेटा देखिए, जब तक धरती के अंदर है, जब तक धरती के अंदर है, तब तक मैग्मा है। जब धरती से बाहर आ गया तो ये लावा है। क्लियर है? किसी का कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन लगता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अर्थ के अंदर ये मैग्मा होता है, अर्थ के बाहर निकल के ये लावा बन जाता है। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। शील्ड वॉल्केनो, अब जरा बात कर लेते हैं शील्ड वॉल्केनो की। क्या होता है शील्ड वॉल्केनो? ये दीज आर अ टाइप ऑफ वॉल्केनो दैट टेंड टू इरप्ट बेसाल्ट लावा। किस तरीके का लावा? लावा भी दो तरह के होते हैं, तो बेसाल्ट लावा इसमें से निकलता है। अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। देखिए आपके देश, आप खुद से सोचिए। अच्छा, मैं कहाँ बताऊं आपको? थोड़ा सा यहाँ बताती हूँ, फिर देखते हैं आगे। आप खुद सोचिए, जो लावा बहुत ज्यादा फैलने वाला होगा वो दूर तक जाएगा ना, पिघल के दूर तक फैलेगा, है ना? हमारे देश में जो डेक्कन प्लेट्यू है, आप जानते हैं, वो भी बेसाल्ट लावा, बेसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। और ये क्या होता है बेटा? इसमें ये इसकी बहुत ज्यादा पतला होता है, फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो जब फ्लो होगा तो खुद सोचिए, हाइट नहीं आएगी ना, फैलाव हो जाएगा। अगर इसका जो फ्लूइडिटी है वो कम होगी, तो खुद से सोचिए, लावा यहाँ से निकल के यहाँ गिरता चला जाएगा, तो इस तरह से ऊंचा बनता चला जाएगा। लेकिन जब बेसाल्ट लावा होता है तो वो क्या होता है? वो दूर तक फैलता है, और ज्यादातर प्लेट्यू का निर्माण, यानी पठार का निर्माण वहां पर होता है। ठीक है, ऑल्दो शील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ, दे डू नॉट फॉर्म सोरिंग माउंटेन्स विद कॉनिकल पीक्स। तो देखिए, ये है कोन जैसी पीक, जो कब बनती है? जब लावा जो है
बेसाल्टिक नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे कि कंपोजिट वॉल्केनोस। तो मैं एक काम करूंगी, वॉल्केनोस का एक पूरा डिस्कशन करेंगे, तब ये सारे विद डायग्राम्स आपको समझा दूंगी। इंस्टेड दे आर ब्रॉड वॉल्केनोस विद जेंटल स्लोप। तो मैंने बता दिया, दूर तक फैले हैं, ब्रॉड है, चौड़े हैं, और इनका जो स्लोप है जेंटल है। नॉर्मली पठार का निर्माण इनकी वजह से होता है। Eruptions at shield volcanoes are only explosive if water somehow gets into the vent. Otherwise, they are characterized by low explosivity. तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो शील्ड वॉल्केनोज है, इनमें बहुत जबरदस्त विस्फोट नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक इनके वेंट्स में पानी ना चला जाए। अगर पानी चला जाएगा तो जबरदस्त विस्फोट होगा, अदरवाइज इनमें जो विस्फोट होता है वो बहुत हल्के स्तर का होता है। लावा जरूर निकलता है, दूर तक फैलता है और एक पठार का निर्माण करता है, प्लेट्यू का निर्माण करता है, ठीक है। द हवाईयन शील्ड वॉल्केनोज आर मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये देखिए, तो इसमें देखिए ये है मैग्मा का चैम्बर, ठीक है। कहाँ तक होता है मैग्मा बेटा? तो एस्थेनोस्फेयर तक, एस्थेनोस्फेयर तक, लगभग 200 किलोमीटर अर्थ में नीचे, ठीक है। अब ये देखिए वेंट से लावा निकला और दूर तक फैल गया। तो देखिए क्या ये पठार का निर्माण नहीं हो रहा? और अगर ये बेसाल्टिक नहीं है तो बेटा ये इस तरह से निकलेगा, यहाँ जाएगा, निकलेगा, यहाँ जाएगा। तो ये क्या बनते हैं? ये कोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन्हें कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या बन रहा है? ये पठार का, प्लेट्यू का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है शील्ड वॉल्केनो, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट पार्ट ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का मैंने कवर कर दिया। सेकंड पार्ट कल आपके लिए लेकर आऊंगी। इसमें अगर कोई भी कंसेप्चुअल, कोई भी फैक्चुअल, कोई भी दिक्कत आपको लगी हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करना भूलना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है बेटा, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। I'll meet you again in the next section. Thank you.